हेलो फ्रेंड्स, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th जिनका अभी रिसेंटली एग्जाम्स का रिजल्ट आउट हुआ है सेशन 21-22 का, और जिनकी एग्जाम्स में कंपार्टमेंट आई है या जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए सीबीएसई ने ये फ्रेश सर्कुलर इशू कर दिया है। 26 की डेट है, मगर 27 को ये सर्कुलर मुझे मिला है और आज 28 जुलाई है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज सीबीएसई ने दिन बहुत कम दिए हैं अप्लाई करने के लिए। वो आपको आगे सर्कुलर में मैं बता दूंगा। तो व्हाट इज देयर इन द सर्कुलर? कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई करना है, फीस क्या होगी उसकी, ये सारी डिटेल्स आपको इस सर्कुलर में मिल जाएंगी। I'm going to explain it for you, but before that, if you have not subscribed to my channel, Principal Rasi Gupta, please do it right now. मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी जब ऐसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर इश्यू हों और उनका वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाय स्कूल्स फॉर क्लासेस 10th एंड 12th 22। ये जो बल्क में कंपार्टमेंट केसेस आए हैं या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं बच्चे, उसके लिए सीबीएसई ने बोला है कि स्कूल्स ही अप्लाई करेंगे। किस किस चीज के लिए अप्लाई करेंगे स्कूल्स? कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए और इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस वाले बच्चों के लिए। द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ एलओसी फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बोथ 10th एंड क्लास 12th फॉर सेशन 21-22 shall start with effect from 27th जुलाई। तो कल से ये स्टार्ट हो चुका है। सीबीएसई ने बोला था मगर कल लिंक ओपन नहीं हुआ था। आई होप आज लिंक ओपन हो रहा होगा। The submission of LOC is to be done through the परीक्षा संगम लिंक। ये लिंक दिया हुआ है सीबीएसई ने। इस लिंक के थ्रू जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है LOC वो सबमिट करनी है स्कूल ने, which is given on the CBSE website. Only those students whose name is submitted through online process shall be allowed to appear in the compartment exams 2022। जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे उनको अलाउ नहीं करेगी सीबीएसई एग्जाम्स में अपेयर होने के लिए। Schools will have to use affiliation number as user ID as usual। affiliation number user ID और पासवर्ड जो ऑलरेडी वो LOC के लिए यूज करते हैं वही वाला उनको यूज करना है। The following important information may be read and understood clearly. Students who have appeared for board examination for session 21-22 as regular students from CBSE affiliated schools and whose result has been declared as compartment। जो रेगुलर स्टूडेंट्स अपियर हुए थे और जिनका रिजल्ट कंपार्टमेंट आया है, should approach the school from which they have appeared। वो खुद अपने स्कूल को अप्रोच करें कंपार्टमेंट एग्जाम में अपियर होने के लिए, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए। स्कूल्स को भी उनको कॉल करना है। सिमिलरली द स्कूल्स शैल आल्सो कॉन्टैक्ट द स्टूडेंट्स एंड इन्फॉर्म देम अबाउट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो स्कूल्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिन बच्चों की भी कंपार्टमेंट आई है वो उन्हें कॉल करें, स्कूल बुलाएं, उन्हें बताएं, समझाएं। ये जो सर्कुलर है इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके साथ शेयर करें। चाहे तो मेरा वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली, बच्चों को सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड मोटिवेट देम टू पार्टिसिपेट इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल टू सबमिट LOC विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। जो भी शेड्यूल आगे मैं डेट वाइज आपको बताऊंगा उसमें स्कूल ने ही LOC सबमिट करनी है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द डेट विल बी कंसिडर्ड ड्यू टू एनी रीजन। जो डेट्स एक बार सीबीएसई ने फिक्स कर दी हैं वही डेट्स रहेंगी। अगर उन डेट्स में अप्लाई नहीं किया गया तो फिर आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंशन ऑफ डेट्स नहीं होगी। Schools shall submit the names of students in the LOC for compartment examinations as per the condition of eligibility given in Annexure 1। कौन कौन एलिजिबल है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो Annexure 1 में सीबीएसई ने बताया है। इसके नीचे वो मैं आगे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। It is also informed to the schools for their information that students who appeared in session 2021 in full subjects, जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अपियर हुए थे, चाहे वो 5 सब्जेक्ट हों या 6 हों या 7 हों, इन सबको सीबीएसई फुल ही मानती है as per the scheme of studies, either as a regular student through schools affiliated to the board or private student and their result was declared compartment।
चाहे कोई प्राइवेट वाला बच्चा था या स्कूल से अपीयर हुआ था फुल सब्जेक्ट्स में और जिसका रिजल्ट कंपार्टमेंट डिक्लेयर किया गया था, एंड दे कुड आल्सो नॉट पास कंपार्टमेंट 21 एग्जामिनेशन फर्स्ट चांस। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये उनके लिए है जो 2021 में जिनकी कंपार्टमेंट आई थी, सभी सब्जेक्ट में अपेयर हुए थे 2021 में, और उसके बाद वो प्राइवेट स्टूडेंट भी अपेयर हो गए और फर्स्ट चांस में कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए, एंड टर्म 222 सेकेंड चांस एग्जामिनेशन, जब उनको सेकेंड चांस मिला 2022 में, तब भी वो अपना कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए। All such students are eligible to apply only as private students for third chance compartment examination 2022. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी 2021 में कंपार्टमेंट आई थी, फर्स्ट चांस में वो कंपार्टमेंट क्लियर नहीं कर पाए थे, सेकंड चांस फाइनल एग्जाम्स के साथ उनको मिला था टर्म 2 के साथ, उसमें भी नहीं कर पाए। अब उनको सीबीएसई एक और थर्ड चांस दे रही है, मगर एज प्राइवेट कैंडिडेट वो अपीयर होंगे। A separate circular in this regard is being issued and being made available on the CBSE website. CBSE वेबसाइट पर इनके लिए एक सेपरेट सर्कुलर CBSE इशू कर रही है, उन्हें वो सर्कुलर पढ़ लेना चाहिए। स्कूल्स में एडवाइज और डायरेक्ट सच प्राइवेट स्टूडेंट्स टू अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली थ्रू CBSE वेबसाइट। आपको खुद एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा, स्कूल उसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए अप्लाई नहीं करेगा। ये बार बार कह रहा हूँ, ये 2021 में जिनकी कंपार्टमेंट आई थी और फर्स्ट और सेकेंड चांस में नहीं टूटी, उनके लिए ये द स्टूडेंट्स विल बी द सेम फॉर रेगुलर, द शेड्यूल विल बी सेम फॉर रेगुलर एज इट इज फॉर द प्राइवेट स्टूडेंट्स। In case of any difficulty or queries regarding online submission, the IT branch of the concerned regional office can be contacted for clarification या assistance. The contact details of regional office are available on the link. ये लिंक है जहाँ पर regional office की सारी contact details मिल जाएंगी, उसमें IT branch है, IT branch को contact किया जा सकता है अगर कोई confusion है तो। Consolidated mark sheet will be issued only to the following category students. सिर्फ इन बच्चों को कंसोलिडेटेड फाइनल मार्कशीट इशू की जाएगी। Whose result was declared compartment in board examination 2022 and who will be declared as pass in compartment examination 22। एक मार्कशीट तो ऑलरेडी बच्चों को मिल जाएगी विद कंपार्टमेंट, अगर वो कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसके बाद उसको पास कर लेते हैं तो फिर एक दोबारा कंसोलिडेटेड मार्कशीट इशू की जाएगी, वो उनके लिए होगी जो पास हो जाएंगे। Whose result is already passed and now appearing in the improvement performance। ऑलरेडी जो पास हैं मगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद भी उनको एक नई मार्कशीट इशू की जाएगी। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 22 will be conducted based on the syllabus prescribed for the term 2 examination of session 21-22। ये भी एक क्वेश्चन है बहुत से बच्चों के माइंड में कि सिलेबस क्या होगा। तो टर्म 2 का जो सिलेबस था जिसमें 21-22 में आपने तैयारी की थी और अपीयर हुए थे, वही सेम सिलेबस होगा कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी। टर्म 1 का सिलेबस इसका पार्ट नहीं होगा, तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको कम सिलेबस में से प्रेपरेशन करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए। दिस सिलेबस इज अवेलेबल ऑन द CBSE वेबसाइट और इस लिंक पर आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। आप इस लिंक को गूगल में टाइप करके डायरेक्टली सिलेबस ले सकते हैं। द इम्प्रूवमेंट of performance can only be done in the subject given in Annexure 4। जो Annexure 4 में सब्जेक्ट दिए हैं सिर्फ उसमें ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया जा सकता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं दिया जा सकता। डेट्स ऑफ डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड्स विल बी इन्फॉर्म्ड सेपरेटली। अभी वो डेट्स डिक्लेयर नहीं की गई हैं, पहले ऑनलाइन LOC सबमिट कर दी जाएगी स्कूल के द्वारा, प्राइवेट कैंडिडेट्स इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड कब डाउनलोड किए जा सकते हैं उसके लिए डेट CBSE अलग से डिक्लेयर करेगी। In case of any discrepancy in the admit card, school should contact the concerned regional office of the board immediately। ये स्कूल जब डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड तो बल्क में सभी बच्चों के करेंगे, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है एडमिट कार्ड में, कोई करेक्शन करवानी है तो इमीडिएटली वो बोर्ड को अप्रोच कर सकते हैं, रीजनल ऑफिस को। एनेक्चर 1 क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। एनेक्चर 2 है फी स्ट्रक्चर। एनेक्चर 3 है डिटेल प्रोसीजर फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैसे सबमिट करना है। और एनेक्चर 4 है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स,
इन विच कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैन बी कंडक्टेड। तो ये चारों इनेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिए मेरे साथ एंड तक और मैं इन सभी इनेक्चर्स को आपको समझा दूंगा। इन द मीन टाइम अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा। ये है इनेक्चर 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 22। कौन कौन एलिजिबल है क्लास 12th के लिए? फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलर स्टूडेंट्स who appeared in board examination 22 through schools affiliated to the board and declared as compartment। जिन्होंने टर्म 1 और टर्म 2 का रेगुलर एग्जाम दिया था और फाइनल 22 के रिजल्ट के बाद उनकी कंपार्टमेंट आई है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन वन सब्जेक्ट। 12th का और 10th का डिफरेंस है। 12th क्लास में कंपार्टमेंट के लिए आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 10th का मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वहां पे सीबीएसई ने रिलैक्सेशन दी है, आई थिंक 2 सब्जेक्ट में भी आप कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पर 12th क्लास के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम में सिर्फ एक सब्जेक्ट में बच्चा अप्लाई कर सकता है। रेगुलर दूसरी कैटेगरी कौन सी है? बी कैटेगरी, रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 22 थ्रू स्कूल्स एफिलिएटेड टू बोर्ड विद 6 सब्जेक्ट्स एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट्स। पहला मैंने आपको बताया फुल सीबीएसई किसको मानती है, फुल एग्जाम जो 5 सब्जेक्ट मिनिमम बच्चा 5 सब्जेक्ट्स में अपेयर होता है तो वो फुल सब्जेक्ट्स में अपेयर हुआ इसका मतलब। इसके अलावा 6th सब्जेक्ट एडिशनल एक सब्जेक्ट और बहुत से स्कूल्स देते हैं तो बच्चे 6 सब्जेक्ट में अपेयर होते हैं। कुछ स्कूल्स 7th स्किल सब्जेक्ट भी देते हैं तो बच्चे 7 सब्जेक्ट में से भी अपेयर होते हैं। तो सीबीएसई ने सबकी कैटेगरीज अलग अलग बांट दी हैं। तो पहले वाली कैटेगरी है जो 5 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ, एक में कंपार्टमेंट आई, वो अपेयर हो सकता है इस एग्जाम में। दूसरी कैटेगरी है जो 6 सब्जेक्ट में अपेयर हुआ था, कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में आई उसकी, क्योंकि 2 के बावजूद 4 सब्जेक्ट में तो वो बच्चा पास ही है ना, तो इसको सीबीएसई कंपार्टमेंट ही गिनती है। अगर 4 से कम सब्जेक्ट में बच्चा पास हो, यानी 3 सब्जेक्ट में सिर्फ बच्चा पास हो, तो उसे फेलियर गिना जाता है। तो ये 6 सब्जेक्ट वाली कैटेगरी जिसमें 2 कंपार्टमेंट आई है, उसमें बच्चा किसी भी एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है मगर अप्लाई सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कर सकता है, 2 में नहीं कर सकता। तीसरी कैटेगरी है रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन 22 एंड डिक्लेयर्ड पास, जो पास तो हो गए बट कुड नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 4 से कम सब्जेक्ट में बच्चे पास होते हैं, यानी 3 में या 2 में, तो उन्हें फेल माना जाता है। 4 सब्जेक्ट में पास होते हैं तो उन्हें कंपार्टमेंट माना जाता है। मगर जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट में एग्जाम दिया था वो 5 में पास हो गए, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हुए, तो उन्हें पास डिक्लेयर किया जाता है। क्योंकि सीबीएसई 12th क्लास का जब रिजल्ट निकलता है तो उसे बेस्ट 5 में से डिक्लेयर किया जाता है। तो जो बच्चे के 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स का स्कोर है वही परसेंटेज के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है। और अगर 5 सब्जेक्ट में बच्चा पास है, 6 में फेल है, तो उसे फेल नहीं माना जाता, कंपार्टमेंट भी नहीं माना जाता, पास माना जाता है। ये बच्चे के ऊपर है कि वो अपने 6th सब्जेक्ट को दोबारा पास करना चाहता है या नहीं। अगर पास करना चाहता है तो वो इस कंपार्टमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। He can appear in the failed subject under improvement of performance category only in the subject whose examination will be conducted। तो 6 सब्जेक्ट में एग्जाम हुए, पास हो गया मगर एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाया, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी में अप्लाई करेगा ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए, मार्क्स को बढ़ा पाए। लास्ट डी कैटेगरी इसके अंडर क्या है 12th के अंदर? रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 22 एंड डिक्लेयर्ड पास कैन अपीयर इन एनी वन सब्जेक्ट अंडर इंप्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस कैटेगरी ओनली इन द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। अब ये बच्चे जो सारे के सारे एग्जाम्स में पास हो गए, सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गए, ये डी कैटेगरी उनके लिए है। फिर भी अगर वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में वो अपीयर होकर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक से ज्यादा सब्जेक्ट में अपीयर होने का चांस सीबीएसई नहीं देगी। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 12th क्लास के लिए सीबीएसई सिर्फ एक ही एग्जाम में अपीयर होने के लिए चांस दे रही है 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, फर्स्ट कंपार्टमेंट चांस में। चाहे वो बच्चे की कंपार्टमेंट आई हो, चाहे
कोई स्टूडेंट इम्प्रूव करना चाहता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट में वो अपीयर नहीं हो सकते। अब 10th क्लास का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम थ्रू स्कूल्स and declared compartment are eligible to apply in 1 और 2 सब्जेक्ट। तो ये डिफरेंस है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला 12th में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अपेयर हो सकते हैं, मगर 10th में अगर 2 सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट आई है तो 2 सब्जेक्ट में भी बच्चे अपियर हो सकते हैं। ये उनके ऊपर है, वो एक में अपियर होना चाहते हैं या 2 में। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम तो schools affiliated to board with 6 or 7 subjects and declared pass due to replacement of subjects can appear in that subject under improvement of performance category only in the subjects whose examination will be conducted subject to the condition of valid combination of subjects as per date sheet। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन बच्चों ने 6 या 7 सब्जेक्ट में से एग्जाम दिया था मगर वो पास डिक्लेयर किए गए क्योंकि उनका जो फेल वाला सब्जेक्ट था वो रिप्लेस हो गया। ये रिप्लेसमेंट कैसे होती है? ये पहले भी मेरे से बहुत से स्कूल प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पूछा है कि अगर वो लैंग्वेज लेते हैं 6th सब्जेक्ट के तौर पे, एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे, तो क्या वो मैथ, साइंस और सोशल साइंस को रिप्लेस कर सकती है? नहीं। लैंग्वेज कैन ओनली रिप्लेस अ लैंग्वेज। सपोज आपने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ली है, आप उसमें अपेयर हो रहे हैं, और आपकी स्टेट लैंग्वेज जो है वो 3rd लैंग्वेज है, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट है, 6वां सब्जेक्ट है। तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से किसी में फेल होंगे तो ही वो जो 6th एडिशनल लैंग्वेज है आपकी 3rd लैंग्वेज, 6वां सब्जेक्ट, वो उस फेल्ड वाले को रिप्लेस कर पाएगा। ये लैंग्वेज जो होगी वो मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। हाँ, अगर आपने वोकेशनल सब्जेक्ट कोई लिया हुआ है, चाहे वो 6वां है या 7वां है, वो मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है अगर उनमें बच्चा फेल हो जाता है। यानी बच्चा चाहे मैथ या साइंस या सोशल साइंस में अगर फेल हो गया और उसने वोकेशनल सब्जेक्ट में एग्जाम दिया हुआ है, वोकेशनल में वो पास हो गया है, तो वो वोकेशनल सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा। इसीलिए सीबीएसई ने बोला है रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट कैटेगरी। बच्चा पास है मगर किसी मेन सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में वो फेल हो गया है और उसकी रिप्लेसमेंट हो गई थी 6th या 7th सब्जेक्ट से, और इसमें वो फिर से पास होना चाहता है, तो वो अंडर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी अपना एग्जाम फिल कर सकता है ताकि वो इसमें भी पास हो जाए और सभी सब्जेक्ट में पास हो जाए। राइट? आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ चुका है। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अगर कोई क्वेरी है फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन 22 एंड डिक्लेयर्ड पास, ये सी वाली कैटेगरी जो है, जो बच्चे पास हो गए वो अप टू 2 सब्जेक्ट्स अंडर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी अपीयर हो सकते हैं ओनली इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ वैलिड कॉम्बिनेशन। ये सीबीएसई वैलिड कॉम्बिनेशन एज पर डेट शीट क्यों बोल रही है? क्योंकि हो सकता है डेट शीट में जो एग्जाम्स हों वो उनका कॉम्बिनेशन इस तरह से हो कि आप एक ही टाइम पे 2 एग्जाम में अपेयर ना हो पाओ, तो आपको वैलिड कॉम्बिनेशन के हिसाब से डेट शीट देखकर अच्छे से अप्लाई करना है ताकि कोई भी क्लैश ऑफ डेट्स ना हो जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करें। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई यहाँ पे 10th क्लास के लिए, जिसमें सीबीएसई ने अलाउ किया है। अगर कंपार्टमेंट आई है तो 1 या 2 सब्जेक्ट में अपेयर हो सकते हैं। अगर आप पास हो चुके हैं मगर रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट रिप्लेस हो गया था इसलिए पास हुए हैं, तो आप उस मेन सब्जेक्ट में भी अपेयर हो सकते हैं या मेन लैंग्वेज में भी आप अपेयर हो सकते हैं इंप्रूवमेंट कैटेगरी के तौर पे। और अगर आप इंप्रूवमेंट ही करना चाहते हैं, अपने रिजल्ट को बेटर करना चाहते हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट तक अप्लाई कर सकते हैं अपेयर होने के लिए। ये है एनेक्चर 2, ये है फी एंड द शेड्यूल फॉर एलओसी, जो स्कूल्स अप्लाई करेंगे ये उसके लिए शेड्यूल है। फी टू बी रिमिटेड, जितने स्कूल्स इंडिया में हैं लेट फी के बिना वो 300 रुपए तक उनको पर स्टूडेंट पे करना पड़ेगा, मतलब स्टूडेंट्स को ये स्कूल को देना पड़ेगा। शेड्यूल क्या है इसका? 27 जुलाई वेंसडे से लेकर 30 जुलाई सैटरडे तक। 27, 28, 29, 30 4 दिन सीबीएसई ने दिए थे, एक दिन निकल चुका है 27 का। आज 28 से लेकर 30 तक सैटरडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल्स अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, सभी बच्चों का इकट्ठा। जो बाहर के स्कूल्स हैं इंडिया से बाहर, उनको 2000 रुपीज पे करने हैं इसके लिए। लेट फी के साथ अगर आप 30 से लेट हो गए, स्कूल्स जो हैं वो 30 जुलाई तक एलओसी सबमिट नहीं कर पाए, तो उनको लगेगी 2000 रुपीज लेट फीस।
in addition to the prescribed fees. In addition to the prescribed fees मतलब 300 रुपए के साथ उनको 2000 रुपए और देने हैं, तब जाके वो अप्लाई कर पाएंगे। और उसके लिए डेट कौन सी है उनके पास? 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त, सिर्फ 2 दिन दिए हैं सीबीएसई ने विद लेट फीस अप्लाई करने के लिए, 31 जुलाई से 1 अगस्त तक। तो लेट फीस के साथ भी अगर स्कूल अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से उनको ये डेट्स का शेड्यूल जो है इसको फॉलो करना है। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन फी ऑफ 10th and 12th। जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बच्चे जो सही से देख नहीं सकते, उनको फीस नहीं लगेगी। इलस्ट्रेशन ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेट फीस। फीस शैल बी एप्लीकेबल एज फी शेड्यूल, दैट इज द डेट ऑन विच द डाटा इज फाइनलाइज्ड इज टेकन फॉर अकाउंट फॉर फी कैलकुलेशन। जो लास्ट डेट दी हुई है डेटा फाइनलाइज करने की 30 तारीख, उसको ये कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। If student details are entered on or before 30th July and finalization of data is done on or before 30th July and fee is submitted by 30th July, मतलब 30 जुलाई तक आपने सारे काम कर लिए, आपने स्टूडेंट डिटेल भी एंटर कर ली, डाटा फाइनलाइज भी कर लिया और फी पेमेंट भी कर ली, no late fee shall be applicable. If fee is not submitted by 30th July, late fee will be applicable. आपने सारे काम 30 जुलाई तक कर लिए थे और फीस आपने 30 जुलाई को ही सबमिट कर दी तो लेट फीस नहीं लगेगी, मगर आपने स्टूडेंट डिटेल एंट्री भी कर दी, फाइनलाइज भी कर दिया डाटा 30 तारीख तक और 30 को नहीं आपने पे की, तो लेट फी विल बी एप्लीकेबल। If student details are entered on 30th and finalization of data is done on 30th and the fee is submitted by 1st August, then no late fee shall be applicable. So in that case also late fee applicable नहीं होगी। If fee is not submitted by 1st August, late fee will be applicable. 1 अगस्त तक आपने अगर फीस पे नहीं की तो लेट फीस आपको लगेगी। The last date for submission with late fee shall be applicable in the same manner. लेट फी वाला जो उसके साथ सबमिशन करना है वो भी वैसे ही करना है जैसे आपको पहले बताया। नो एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर लास्ट डेट विद लेट फी और ऑफलाइन। ना तो कोई एप्लीकेशन ऑफलाइन एक्सेप्ट की जाएगी, ना ही लास्ट डेट जो है लेट फी की उसके बाद एक्सेप्ट की जाएगी। फी पेमेंट के मेथड क्या है? स्कूल्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT या RTGS से पे कर सकते हैं जो इंडिया में स्कूल्स हैं। बाहर वाले स्कूल्स हैं वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या स्विफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं। बिफोर पेमेंट ऑफ फी स्कूल्स कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ LOC। पेमेंट से पहले, फी पेमेंट से पहले LOC का एक प्रिंट आउट लेकर उसे चेकलिस्ट की तरह से यूज कर सकते हैं स्कूल्स। Once fee is paid, final LOC will be printed and no correction could be made in the online or offline mode thereafter. करेक्शन का जो चांस होगा वो फाइनलाइजेशन से पहले ही होगा, मतलब फी पेमेंट से पहले। एक बार फी पेमेंट होगी उसके बाद फाइनल LOC प्रिंट की जा सकेगी, मगर करेक्शन कोई नहीं की जा सकेगी। एज स्विफ्ट अपडेशन मे टेक 4-5 days। ये बाहर के स्कूलों के लिए जो स्विफ्ट से पे करना चाहते हैं। Hence the schools situated outside India are advised to complete their process, including payment of fee in such a way that their process is over before last date। लास्ट डेट से पहले उनको ध्यान रखना है। 4-5 दिन लगते हैं, तो 4-5 दिन ही तो CBSE ने दिए हैं, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली आजकल में ही कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन और नॉन अपडेशन ऑफ फीस on server, the school should contact the respective bank through the payment to which the payment was made। ये बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ सकती हैं ये CBSE ने बताया है। ये स्कूल्स का डिपार्टमेंट है, वो बैंक में कांटेक्ट करके इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं कि इनमें से किस वजह से प्रॉब्लम आई है। ये थर्ड एनेक्चर है, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC बाय स्कूल्स फॉर कंपार्टमेंट। सबसे पहले क्या करना है स्कूल्स को? ए स्टेप में जनरेट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट फ्रॉम स्कूल लॉगिन करेंगे वो स्कूल के ID पासवर्ड से और LOC जनरेट करेंगे कंपार्टमेंट वाले कैंडिडेट की। सिलेक्ट रोल नंबर्स एंड सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट। उनमें से जो अपीयर होना चाहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में उनके रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे। फाइनलाइज द सिलेक्शन एंड नोट डाउन एप्लीकेशन ID जनरेटेड। सिलेक्शन को फाइनलाइज करेंगे और एप्लीकेशन ID जो मिलेगी उसे नोट कर लेंगे। चौथे स्टेप में वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे सभी स्कूल, और 5वें स्टेप में जनरेट फाइनल लिस्ट एंड कीप
an authenticated copy for school records along with the proof of deposition of fee. School records के लिए एक कॉपी रख लेंगे फाइनल लिस्ट की along with the proof of deposition of fee. ये दोनों चीजें संभाल के रखनी है स्कूल को, अपने पास भेजनी नहीं है, अपने पास संभाल के रखनी है। ये है एनेक्चर 4, लास्ट वाला एनेक्चर है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं 12th क्लास के, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे कंपार्टमेंट में या इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल, ये स्क्रीन पर सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को ऐसे ही रख देता हूँ, आप भी यहाँ पर पॉज करके ये सभी सब्जेक्ट्स को रीड कर सकते हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं तो स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम बच्चे दे सकते हैं, मगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में 12th क्लास के लिए एक से ज्यादा सब्जेक्ट की परमिशन सीबीएसई ने नहीं दी है। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। ये 12th क्लास के 79 सब्जेक्ट सीबीएसई ने दिए हैं जिसमें बच्चे कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। अब 10th क्लास के भी सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया जा सकता है। पॉज करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को। तो ये 33 सब्जेक्ट्स हैं, 33 सब्जेक्ट्स हैं 10th क्लास के जिसमें कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम बच्चे दे सकते हैं। तो सर्कुलर यहीं पे खत्म होता है, वीडियो भी यहीं पे खत्म होता है। एक बार फिर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपको जब कभी ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या सर्कुलर रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि उनकी हेल्प हो जाए। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग। प्रिंसिपल रसी गुप्ता, थैंक यू।